हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वेस्टलैंड के फर्स्ट पार्ट की। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके 5 सेक्शंस हैं, जिसका फर्स्ट सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड। यहाँ पर टी.एस. एलियट ने जो मॉडर्न एज में जो कि वहाँ की यूरोप है और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से वहाँ पूरी तरह से डेड का और जो है अशांति का माहौल है, उसको इस पार्ट के अंदर दिखाने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक इंसान अपने रिलीजियस में, अपने धर्म में, अपने रिलीजन में वो पूरी तरह से जो उसको छोड़ चुका है और अपने धर्म से पूरी तरह से वो दूर हो चुका है। इसी के अंदर उन्होंने एक सजेशन भी दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है अशांति फैली हुई है और इस समय जो एक इंसान को शांति मिल सकती है वो सिर्फ उसका धर्म है, वो उसका रिलीजन है। तो शुरू कर लेते हैं। कहते हैं अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको याद रखनी होगी कि जो साल के 12 महीने का जो सबसे बेकार का मौसम है, सबसे बेकार का महीना है, वो अप्रैल का महीना है। ये बात आपको याद रखनी है कि उन्होंने अप्रैल के महीने को बुरा महीना क्यों बताया, क्योंकि इसी महीने के अंदर जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसीलिए और भी कई वजह हैं जिसकी वजह से उन्होंने अप्रैल को साल का सबसे बुरा महीना बताया है। कह रहे हैं बेडिंग लिलासिस आउट ऑफ द डेड लैंड। ये कह रहे हैं कि जो डेड लैंड बोले तो यूरोप के अंदर पूरी तरह से मातम छाया हुआ है, जो डेड लैंड हो चुकी है। और उसी डेड लैंड से क्या हो रहा है, ब्रीडिंग लिलास, यानी जो लिली के फूल हैं वो निकलकर बाहर आ रहे हैं। देखो, लिली का फूल लाल कलर का होता है और यहाँ पर डेड लैंड यानी जो यूरोप की सरजमीन है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतनी वहां पर खून खराबा हुआ, इतनी वहां पर जो है लड़ाइयां और जंग लड़ी गई, जिसकी वजह से जो वहां की जमीन है वो लाल हो गई है। और उसी लाल जमीन के अंदर से जो लिली के फूल हैं वो निकल कर आ रहे हैं। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर। और यूरोप के अंदर टी.एस. एलियट ने कहा है कि मिक्सिंग मेमोरी यानी यूरोप में कुछ यादें हैं और जो डिजायर हैं वो आपस में मिक्स हो रही हैं। यानी ये समझ में नहीं आ रहा, मेमोरी बोलते हैं पास्ट को और डिजायर बोलते हैं फ्यूचर को, कि हम फ्यूचर में जी रहे हैं या फिर पास्ट में जी रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यानी एक तरह से कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। स्टरिंग डल रूट्स विद द स्प्रिंग रेन। ये कह रहे हैं स्टरिंग डल रूट्स, और जो बेकार की जड़ें हैं, जो डल रूट है, सूखी हुई जड़ें हैं, वो बाहर निकल कर आ रही हैं विद स्प्रिंग रेन, क्योंकि अप्रैल के महीने में बारिश होना शुरू हो जाती है। तो स्प्रिंग की बारिश के साथ में जो वहां की डल रूट है, जो जमीन बिल्कुल सूख चुकी है, वहां से कुछ जो घास फूस है वो निकल कर आ रहे हैं। विंटर कैप्स अस वार्म। जो विंटर है, जो सर्दी का मौसम है, वो हमें कैसा लगता है, हमें वार्म कर देता है। अब यहाँ पर सवाल उल्टा हो जाता है, क्योंकि सर्दी का मौसम तो गर्म नहीं करता है, उसमें तो सर्दी होती है। लेकिन यहाँ पर टी.एस. एलियट ने कहा है कि जो सर्दी का मौसम है, यानी जो सर्दी है वो हमारे माइंड को, जैसे हमारी बॉडी को जमा देती है, इस तरह हम इस जंग के समय में हमारा शरीर पूरी तरह से क्या हो चुका है, वार्म हो चुका है। कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो। और जो सर्दी का मौसम है वो पूरी जमीन को किससे ढक देता है, स्नो, बर्फ से ढक देता है। जैसे कि सर्दी के मौसम में पूरी जो जमीन है वो बर्फ से ढक जाती है, और वो बर्फ कैसी है, फॉरगेटफुल, जो कि हर चीज को छुपा देती है, हर चीज को भुला देती है। घास के ऊपर अगर बर्फ गिरेगी तो घास छुप जाएगी, जहां भी बर्फ गिरेगी वो चीज छुपती चली जाएगी। इसी तरह जो सर्दी का मौसम है वो हमारी यादों को भुला देता है। और क्या होता है इस मौसम में, फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स फिर जड़ों के लिए बोला है। ड्राइड माने सूखी हुई, कि यूरोप की जो जमीन है वो पूरी तरह से सूखी हुई है। एंड लिटिल लाइफ, और उसी सूखी हुई जमीन से लिटिल लाइफ, छोटे छोटे जो पौधे हैं वो निकल कर आ रहे हैं, जो छोटी छोटी आशाएं हैं वो निकल कर आ रही हैं। समर, अब यहाँ पर विंटर का जिक्र किया है, स्प्रिंग का जिक्र, यहाँ पर समर का जिक्र करते हैं कि समर सरप्राइज्ड अस, कि जो गर्मी का मौसम है वो हमें सरप्राइज कर देता है। कैसे करता है, कमिंग ओवर द स्टैनबर्गिस। यहाँ पर एक जो है उन्होंने समय को याद किया है, एक छोटी सी घटना है जिसका जिक्र यहाँ पर है। स्टैनबर्गिस ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि जर्मनी की एक झील का नाम है। ये माना गया है कि फ्रेश वाटर जो जर्मनी का बहता है वो इसी नदी से होकर बहता है।
कि सर्दियों गर्मियों के मौसम में हमारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि जो स्ट्रैनबर्ग जो झील है, हम वहां पर गए थे विद अ शावर ऑफ रेन, और फिर देखते ही देखते थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी, और हम क्या करा, वी स्टॉप्ड इन द कोलोनेड, और उस बारिश से बचने के लिए वी स्टॉप्ड, हम रुक गए इन कोलोनेड, एक तरह की जो सराय होते हैं, धर्मशाला होते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं कि उस बारिश से बचने के लिए हम जो है एक सराय में रुक गए। एंड वेंट ऑन इन द सनलाइट, और यहाँ तक कि जब सूरज नहीं निकल गया, हम बाहर नहीं निकले, सूरज के निकलने के साथ हम उस धर्मशाला से, उस सराय से बाहर निकल कर आ गए, और फिर हम कहाँ गए, इनटू द होफ गार्डन, ये भी जर्मनी का एक बागीचा है जो कि वहां का एक आप कह सकते हैं सेंट्रल गार्डन है। तो इनटू द होफ गार्डन, बारिश रुकने के साथ में जब धूप निकल गई, हम होफ गार्डन गए, वहां पर हमने क्या किया, ड्रैंक कॉफी, वहां पर हमने कॉफी पी, एंड टॉक फॉर एन आवर, और लगभग हमने 1 घंटे तक बातें की। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, बिन गारकाइन रशियन स्टैम्प्ड लिथुआन एक, ये तो कह रहे हैं, इसका मीनिंग आप समझ लें, एक लड़की है जो कि इन सारी चीजों को याद कर रही है, तो वो लड़की क्या कहती है कि मैं रशियन नहीं हूं, नहीं मैं रशियन तो नहीं हूं, बल्कि मैं कहां से हूं, ये लिथुआनिया वर्ड है कि मैं लिथुआनिया से हूं, और मैं एक जो प्रॉपर जर्मन, इसका एक डच, इसका मतलब है प्रॉपर जर्मन हूं। तो फिर देख ले कि मैं रशियन नहीं हूं, बल्कि मैं तो लिथुआनिया से हूं, और मैं एक प्रॉपर जर्मन हूं। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, और फिर वो लड़की याद करती है एक समय को कि जब हम छोटे छोटे थे, जब हम बच्चे थे, स्टैंग एट आर्कड्यूक, आर्कड्यूक ये अपने कजिन के लिए बोल रही है, और ये जो आर्कड्यूक है ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनको 1914 में इनका कत्ल कर दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम आर्कड्यूक अपने जो कजिन है या जो भी उसका लगता होगा लड़की का, हम उसके पास में ठहरे हुए थे। क्या कह रहे हैं, माई कजिन्स, इन्होंने खुद ही कहा कि जो आर्कड्यूक जो प्रिंस है, जो राजकुमार थे ऑस्ट्रिया के, वो मेरे कजिन हैं, और ही टुक मी आउट ऑफ अ स्लैड, और वो मुझे एक स्लैड पर लेकर गए। स्लैड कहते हैं बर्फबारी के अंदर जो स्लाइडिंग होती है उसको, कि वो मुझे स्लाइडिंग करने के लिए लेकर गए। एंड आई वॉज फ्राइटन्ड, और उस समय में बहुत ज्यादा डर गई थी। ही सैड मैरी, उसने यानी आर्कड्यूक मेरे कजिन ने कहा, मैरी 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 होल्ड ऑन टाइट, मुझे टाइट पकड़ लो। एंड डाउन वी वेंट, और फिर मैंने उसको टाइट पकड़ा, और फिर हम स्लाइड करते हुए नीचे की ओर चले गए। इन द माउंटेन्स, और वहां पर कुछ पहाड़ थे जहां पर हम सैरो तफरी कर रहे थे, पहाड़ों में गए हम लोग। देयर यू आर फ्री, और यहां पर जाकर अब तुम बिल्कुल आजाद हो। आई रेड, फिर मैंने वहां पर बहुत ज्यादा पढ़ाई की। मच ऑफ द नाइट, और रात के अधिकांश हिस्से में मैं पढ़ती रहती थी। एंड गो साउथ इन द विंटर, और जब फिर विंटर का मौसम आया, सर्दी का मौसम आया, तो हम साउथ के गर्म इलाके की तरफ चले गए। तो इसमें जिक्र क्या है, एक इवेंट है पूरा, मैरी ने ये जिक्र किया है, आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कहते हैं व्हाट आर द रूट्स ऑफ दैट क्लच, यहां से सीन चेंज हो जाता, फुल स्टॉप लग चुका है, सीन चेंज है, ध्यान रखना। कहते हैं व्हाट आर द रूट ऑफ दैट क्लच, ये कह रहे हैं कि कौन सी, क्लच मीन्स पकड़ना, कि इतनी जो बेकार के ये पेड़ पौधे हैं, जो यूरोप की जमीन सूख चुकी है, लेकिन फिर भी इन जड़ों को कौन सी ऐसी चीज है जो पकड़ कर रखती है, यानी जो छोटे छोटे पौधे निकल कर आ रहे हैं, ये यहाँ क्या चीज है जो इनको यहाँ पर उगा रही है। व्हाट ब्रांचेस ग्रो, और यूरोप के अंदर जो ब्रांचेस है, जो शाखाएं हैं, वो कैसे ग्रो कर रही हैं, ये सवाल है। आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, स्टोनी पथरीला, रबिश बेकार, के इस पथरीली और बेकार की जमीन से ये जड़ें कैसे बाहर निकल कर आ रही हैं, शाखाएं कैसे उग रही हैं। सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन यानी इंसान को बोला, यानी जीसस क्राइस्ट है, या आप कोई प्रीस्ट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या कोई प्रॉफिट ले सकते हैं, पैगंबर। तो वो कहते हैं कि ए इंसान के बेटे, यूरोप की जमीन जो कि इतनी पथरीली है, इतनी बेकार है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो रूट है, जो जड़ें हैं, वो क्यों निकल कर आ रही हैं, किस चीज ने इनको पकड़े हुए है, कैसे शाखाएं उग रही हैं। यू कैन नॉट से, और तुम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये आखिर कहां से आ रही हैं, और गैस, और ना ही तुम अंदाजा लगा सकते हो। फॉर यू कह रहे हैं यू नो ओनली, सिर्फ तुम्हें तो इतना पता है कि अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, कि यहाँ दुनिया के अंदर और खास करके यूरोप के अंदर हर चीज एक ब्रोकन इमेजेस है, यानी हर चीज जो है वो टूटे हुए शीशे का एक ढेर है, टूटे हुए तस्वीरों का ढेर है। जितने भी सपने हैं आपके वो कैसे हैं, वो टूट गए हैं, हीप उनका ढेर है। कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो यूरोप की जो ये रूट्स हैं, जो जड़ें जमीन से निकल रही हैं, किस चीज ने इनको पकड़े हुए है, ये शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, और यहाँ की यूरोप की जमीन इतनी ज्यादा पथरीली और बेकार है, ए इंसान के बेटे,
तो तुम कुछ भी नहीं बता सकते और ना ही तुम कुछ अंदाजा लगा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि यूरोप के अंदर जितने भी इमेजेस हैं, जितनी भी आपकी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो सारी टूट चुकी हैं। वेयर द सन बीट्स, और जिन इमेजेस पर, जिन टूटे हुए टुकड़ों पर सूरज जो है वो चमक रहा है। एंड द डेट रेज गिव्स नो शेल्टर, और यूरोप के अंदर कोई पेड़ ऐसा नहीं बचा जो तुम्हें साया दे सके। यहाँ पर याद रखना, प्रॉफिट कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि कोई पेड़ ऐसा नहीं है जिसका साया हो। द क्रिकेट नो रिलीफ, और ना ही कोई ऐसा झिंगुर है जो कि तुम्हें रिलीफ दे सके, है ना। कोई भी आराम नहीं दे सकता यूरोप के अंदर। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और यहाँ यूरोप के अंदर हर एक जो ड्राई स्टोन, जो पत्थर हैं वो पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, पहाड़ सूख चुके हैं। नो साउंड ऑफ वाटर, और किसी भी पहाड़ से कोई पानी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ ड्राई स्टोन आप पहाड़ को ले लेंगे कि पहाड़ पूरी तरह से सूख चुके हैं और कहीं पहाड़ से कोई पानी नहीं निकल रहा है। ओनली देयर इज अ शैडो अंडर दिस रेड रॉक, अब केवल यूरोप के अंदर एक ही शैडो बची हुई है, एक ही साया है, और वो क्या है? रेड रॉक। रेड रॉक बोलते हैं धर्म को, यानी जो चर्च है कि यूरोप के अंदर जब आपको पता है कि 1922 में इसको पब्लिश कराया गया था, तो पब्लिश तो 1922 में हुई थी, लेकिन उससे पहले जब वो इसको लिख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि 1918 में वो रुकी थी। तो उसी समय कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर सारी उम्मीदें, सारी आशाएं टूट चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ एक चीज है, देयर इज अ शैडो, सिर्फ एक जो है एक ऐसा साया है। वो साया क्या है? रेड रॉक। ये चर्चिज हैं, ये धर्म है जो तुम्हें इस समय आराम दे सकता है। तो क्या करो सब लोग? कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, के सभी लोग अपने धर्म को फॉलो करना शुरू कर दो, धर्म के साये में आ जाओ। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर यू शैडो एट मॉर्निंग स्टैंड बिहाइंड यू। कह रहे हैं, वो प्रॉफिट कहते हैं, एंड आई विल शो यू, और अगर तुम धर्म को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसी चीज जो बिल्कुल अलग है। किससे? फ्रॉम आइदर यू शैडो एट मॉर्निंग, यानी वो साया जो सुबह के समय तुम्हारे आगे, स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, जो तुम्हारे पीछे रहता है। एंड योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, और शाम के समय जो वो परछाई है वो कहाँ क्या होती है? राइजिंग टू मीट यू, यानी वो तुमसे मिलती है। यानी एक वो साया है कि जब सुबह सूरज निकलता है तो वो साया पीछे चला जाता है, और एक वो साया है इंसान का कि जब शाम होती है तो वो साया हमारे आगे आ जाता है या वो हमसे मिलने लगता है। तो ये प्रॉफिट कहते हैं कि मैं उस साये से भी अलग तुम्हें साया दिखाऊंगा। एंड आई विल शो यू फियर इन द हैंडफुल ऑफ डस्ट, एंड आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, फियर एक ऐसे डर को, इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। हैंडफुल ऑफ डस्ट बोलते हैं मौत को, यानी इंसान की डेथ को, ठीक है, कि और मैं तुम्हें एक ऐसे डर को दिखाऊंगा, इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, जो कि मौत में, यानी जो मौत का डर है वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये कुछ लाइंस हैं, ठीक है, इसका मतलब आप समझ लें। कह रहे हैं कि फ्रिच वेंट हर विंड हर हरमिट, इन्होंने ली है ये लाइन, दूसरी जगह से कोट की गई हैं। इन लाइनों में वो कहते हैं कि आई द विंड ब्लो फ्रेश टू द होमलैंड माई आयरिश गर्ल वेयर आर यू लिंगरिंग, यानी जो लाइन ली गई है वैगनर का ओपेरा है जहां पर ट्रिस्ट और आइसोलेट की कहानी है, तो वहां से उन्होंने लाइन एज इट इज ली हुई है। तो जो लवर है वो अपनी बिलाउड को कह रहा है कि देखो हमारे घर की तरफ, क्योंकि वो घर जा रहे थे, कि हवा कितनी फ्रेश चल रही है और तुम कहां पर खोई हुई हो, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि मैन आयरिश काइंड के ए मेरे, अपनी बिलाउड को कहते हैं कि ए मेरी डियर, ए मेरी प्रिय, वो वेस्ट ड्यू, यानी तुम किस चीज में खोई हो, कहां पर उलझी हुई हो, इन हवाओं को, इस समुंदर को थोड़ा सा एंजॉय करो। तो कहता है लवर अपने बिलाउड से इनमें, ठीक है। यू गेव मी, अब ये सीन यहां से फिर चेंज हो रहा है, यू गेव मी द हयासिंथ फर्स्ट ईयर्स एगो, फिर एक सीन चेंज होता है। एक लड़की है वो कहती है कि तुमने मुझे 1 साल पहले हयासिंथ फूल, एक तरह का फूल होता है, कि तुमने 1 साल पहले मुझे फूल दिए थे, और उन फूलों की वजह से दे कोल्ड मी, इंसानों ने मुझे कहना शुरू कर दिया क्या? हयासिंथ गर्ल, यानी उन फूलों की वजह से अब सब मुझे हयासिंथ गर्ल ही कहने लगे हैं। येट व्हेन वी कम बैक, और जब हम वापस आए थे, लेट फ्रॉम द हयासिंथ गार्डन, यानी जो हयासिंथ जहां से तुमने वो फूल लिए थे उस गार्डन से जब हम वापस आए थे शाम के समय में, तो क्या हुआ था? योर आर्म्स फुल, यानी तुम अपने, यानी
काफी सारे फूल वहां से लेकर आए थे। एंड हेयर वेट, और तुम्हारे बाल गीले हो चुके थे। आई कुड नॉट स्पीक, और मैं उस समय कुछ भी नहीं बोल पाई थी। एंड माई आईज फेल्ड, और ना ही मैं कुछ देख पाई थी। आई वॉज नाइदर लिविंग नॉर डेड, और ना मुझे ये नहीं पता कि मैं उस समय जिंदा थी या मर गई थी। एंड आई न्यू नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस, ये कह रहे हैं लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट, फिर मैंने अपने दिल के अंदर झांक कर देखा द साइलेंस, तो मुझे वहां भी खामोशी दिखाई दे रही थी। यानी जो वो हियासिंथ गर्ल है वो अपने लवर से कह रही है कि 1 साल पहले जो तुमने मुझे फूल दिए थे, उन फूलों की वजह से सब लोग मुझे हियासिंथ गर्ल बोलते हैं। और जब हम वहां से बागीचे से हियासिंथ के फूल लेकर आए थे तो तुम्हारे हाथों में बहुत सारे फूल थे, और तुम्हारे बाल जो है वो ओस से किसी वजह से गीले हो चुके थे। और उस समय मैं ना तो कुछ बोल पा रही थी, ना ही मेरी आंखें कुछ देख रही थी, और ना मैं जिंदा थी ना मैं मुर्दा थी। एंड आई न्यू नथिंग, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब मैंने अपने दिल के अंदर झांक कर देखा कि मैं जिंदा हूं या मरी हुई हूं, तो क्या कह रहे हैं द साइलेंस, मुझे वहां भी एक शांति नजर आई। कह रहे हैं ओड अंडर लेयर्स अ डैशमियर, ये कह रहे हैं कि उसके बाद में वो उससे समुंदर जो है वो कितना शांत है, यानी सब यासिन के फूल हैं, सब कुछ है, लेकिन जब मैंने समुंदर को देखा तो समुंदर भी कितना ज्यादा शांत था। यहाँ फुल स्टॉप लग गया है और यहाँ से फिर सीन चेंज हो जाता है। बहुत ही फेमस सा सीन है ये, आपको कैरेक्टर भी याद रखना, मैडम सोसोस्ट्रीस। मैडम सोसोस्ट्रीस वैसे तो ये एक इजिप्शियन कैरेक्टर है, लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना, मैडम सोसोस्ट्रीस फेमस क्लेयरवोयंट बोलते हैं भविष्यवाणी करने वाले को, कि मैडम सोसोस्ट्रीस एक बहुत ही फेमस मशहूर भविष्यवाणी करने वाली थी। हैड अ बैड कोल्ड, और उनको जो है बहुत ज्यादा जुकाम होया हुआ था। यानी देख लें कि वो भविष्यवाणी औरों के लिए कर रही है, लेकिन जब टी.एस. एलियट ने उसको देखा तो उसको बहुत ज्यादा जुकाम था। नेवरदलेस इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन द यूरोप, और ये कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर उसको सबसे ज्यादा अक्लमंद औरत, ये बुद्धिमान औरत माना जाता था। विद अ पैक्ड पैक्स ऑफ कार्ड्स, और उस औरत की यानी मैडम सोसोस्ट्रीस के पास में क्या थे, पैक ऑफ कार्ड, यानी जो ताश होते हैं वो उसके हाथ में कुछ ताश थे। हेयर सैड शी, वो कहती है, क्या कहती है कि इज योर कार्ड, कि यहाँ पर तुम्हारे ताश है, इसको पकड़ो। द डाउन फोनेशियन सेलर, और वो जो कार्ड उसने उसको दिया था वो किसका कार्ड था, फोनेशियन सेलर। ये जो फोनेशियन सेलर है ये ईसा मसीह से पहले एक नाविकों का एक ऐसा ग्रुप था जो समुद्र के अंदर डूबकर तबाह हो गया था। तो उसने जो वो कार्ड दिया है मैडम सोसोस्ट्रीस ने, तो वो फोनेशियन सेलर का कार्ड था। और ये फोनेशियन सेलर के बारे में एक लाइन और है यहाँ पर, Those the pearls that were eyes look, ये शेक्सपियर से ली गई लाइन है। उसका जो टेम्पेस्ट जो उसका ड्रामा है, तो कहते हैं those are the pearls, कि जब वो लोग डूब गए थे तो उनकी आंखें कैसी थी, पल, यानी बिल्कुल पर्ल की तरह, मोतियों की तरह चमक रही थी। और एक कार्ड तो ये हो गया फोनेशियन सेलर का। दूसरा कार्ड क्या है, हियर इज बेलाडोना, दूसरा कार्ड वो देती है बेलाडोना का। बेलाडोना ये भी एक कैरेक्टर है। द लेडी ऑफ द रॉक्स, और इसके अलावा वो लेडी ऑफ द रॉक्स का कैरेक्टर देती है, कार्ड देती है। लेडी ऑफ सिचुएशन ये वाला कार्ड देती है। और इसके अलावा हियर इज द मैन विद 3 स्टेव्स, और एक इंसान है जो कि 3 स्टेव्स के साथ है, वो कार्ड उसके पास होता है। हेयर द व्हील, एक जो चक्र होता है पहिया, उसका कार्ड उसके पास है, वो है। एंड हेयर इज द वन आइड मर्चेंट, और उसके हाथ में कार्ड ऐसा है जिसमें सिर्फ एक आंख वाला कोई ताजिर है। यहाँ पर एक आंख वाले ताजिर से मतलब ये है कि इस समय क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था उस समय, तो जो ताजिर लोग थे, जो मर्चेंट और बिजनेसमैन लोग थे, उनकी सिर्फ एक आंख खुली हुई थी। वन आइड मर्चेंट, एक आंख का ताजिर, इसका मतलब ये है कि जो धर्म की तरफ से जो दूसरी आंख है वो उसने बंद की हुई है। ठीक है, ये भी फेमस कैरेक्टर है वन आइड मर्चेंट का, आपको ये भी याद रखना है। एंड दिस कार्ड इज अ ब्लैंक, और इसके अलावा उसके पास एक कार्ड ऐसा था जो कि बिल्कुल ब्लैंक था, जिसके ऊपर कोई तस्वीर नहीं थी। कुछ के ऊपर तस्वीर थी फोनेशियन सेलर की, बेलाडोना की, लेडी ऑफ रॉक की, व्हील की और वन आइड मर्चेंट की, लेकिन ये कार्ड ब्लैंक था। इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक, और उस कार्ड में सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज वो अपने जो पीछे लाद कर ले जा रहा है। मैडम सोसोस्ट्रीस कहती हैं कि विच आई एम फॉरबिडन टू सी, कि मैं इस कार्ड को नहीं देख सकती कि इस पे क्या है। ठीक है, फॉरबिडन, मुझे मना किया गया है इस कार्ड को देखने के लिए। एंड आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन ईसा मसीह को बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि आई डू नॉट फाइंड हैंग्ड मैन, कि मैंने हैंग मैन को यानी ईसा मसीह को नहीं पाया। फियर डेथ बाय वाटर, मैडम सोसोस्ट्रीस कहती हैं कि फियर डेथ बाय वाटर, यानी जो मौत, पानी के साथ जो मौत है उससे डरो। I see the crowds of people
मैंने बहुत सारे लोगों का एक समूह देखा वॉकिंग राउंड अ रिंग, कि वो यानी एक रिंग के आसपास ही भटक रहे हैं, ठीक है। और थैंक यू, और उसके बाद में जिससे वो मैडम सोसोस्ट्रेस बात कर रही है वो कहता है कि थैंक यू, इफ यू सी डियर मिसिज इक्वेटन, ये कह रहे हैं कि अगर तुम मिसिज इक्वेटन से तुम्हारी मुलाकात हो तो टेल हर, उनको ये बता देना कि आई ब्रिंग द होरोस्कोप माई सेल्फ, कि होरोस्कोप को मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगा। क्यों? वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, क्योंकि इन दिनों बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि लोगों को यकीन धर्म से उठ रहा था, वर्ल्ड वार के समय में लोगों को यकीन धर्म से उठने लगा था। तो इसीलिए कहा मैडम सोसोस्ट्रेस ने कि अगर तुम्हें मिसेस इक्वेटन कहीं दिखाई दे तो उनसे बोल देना कि होरोस्कोप को मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इन दिनों बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अनरियल सिटी, ये बहुत ही फेमस लाइन है। यहाँ पर टी.एस. एलियट कहते हैं अनरियल सिटी, कि यूरोप कैसा है? अनरियल सिटी, कि ये एक बेकार की नकली शहर बन चुका है। क्यों? अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर डॉन, ये कह रहे हैं सुबह के समय, डॉन में सुबह का समय, कि जैसे सुबह के समय जो कि सर्दी का मौसम होता है उसमें फोग पड़ता है, जो जिस तरह धुंध हर तरफ छाई रहती है ब्राउन कलर की, वो पूरे शहर को जो है कंफ्यूजन में ला देते, हर चीज को छुपा लेते। इसी तरह जो यूरोप है वो भी अनरियल सिटी, खास करके जो इंग्लैंड है वो अनरियल सिटी बन चुका है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इंग्लैंड में क्या होता है? अ क्राउड फ्लोड ओवर द लंदन ब्रिज, के जो लंदन ब्रिज है उसके ऊपर से बहुत ज्यादा लोग चले, यानी फ्लो मीन्स बहते चले जाने, यानी बहुत सारे लोग वहां से गुजरते हैं। सो मैनी, इतने ज्यादा लोग वहां से गुजरते हैं कि आई हैड नॉट थॉट दैट हैड अंडन सो मैनी साई शोड एंड इनफ्रीक्वेंट वेयर एक्साइल्ड, ये कह रहे हैं कि मैं देखता हूं कि लंदन ब्रिज से बहुत सारे लोग जो है गुजरते हैं और वो सारे के सारे ऐसा लगता है कि डेथ के सारे मर चुके हैं, यानी उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोचने की क्षमता है, वो ऐसा लगता है कि कोई शायद वो रोबोट बन चुके हैं। साई, आहें भर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक्सहेल्ड यानी परेशान, और सारे के सारे लोग परेशान दिख रहे हैं। एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आईज बिफोर हिज फीट, और कोई भी इंसान आसपास नहीं देख रहा है बल्कि सबकी आंखें अपने नीचे हैं, यानी बस सीधा देखते हुए जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है उसको यहाँ पर टी.एस. एलियट ने थोड़ा बताया है कि इंडस्ट्री इतनी ज्यादा खुल चुकी है लंदन के अंदर कि वहां पर काम करने वाले लाइन दर लाइन और लंदन ब्रिज से इतने ज्यादा गुजर कर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कोई मशीन है, वो कोई रोबोट है, जो कि लाइन दर लाइन बढ़े जा रही हैं। सारे के सारे परेशान हैं, आहें भर रहे हैं, और वो सिर्फ अपने सामने की तरफ देख रहे हैं, वो अपने आसपास देखने का भी टाइम नहीं है। फ्लोड अप द हिल डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, वहां इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री कंपनी जो भी होंगी उसको यहाँ पर जिक्र किया है। कह रहे हैं फ्लोड अप, ये लोग चले जा रहे हैं कहाँ तक? किंग विलियम स्ट्रीट, यानी इस गली तक वो चले जाते हैं। टू वेयर सेंट मैरी विल नॉट कैप द आर्स, और वहां पर एक चर्च भी है, चर्च का नाम क्या है? सेंट मैरी वुलनोथ, और जहां पर सेंट मैरी वुलनोथ में क्या होता है? कैप्ट आर्स विद द डेड साउंड ऑफ द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, यानी इस चर्च में जब सुबह की जो 9 बजे की घंटी बजती है तो ये घंटी लोगों के लिए ऐसा जैसे कि डेड साउंड, जैसे कि माना जाता है कि जब कयामत आएगी तो वहां पर एक सूर फूका जाएगा, एक तरह की आवाज क्रिएट की जाएगी। तो जब सुबह में 9 बजे चर्च की घंटी बजती है तो ऐसा लगता है इन लोगों के लिए कि शायद ये इनके मरने का एक सिग्नल है। तो उसी समय लोग, अब तो 10 बजे टाइम है लेकिन उस समय 9 बजे का टाइम होता होगा, तो 9 बजे वो जो घंटे लगते हैं वो उनके काम का समय है। देयर आई सा वन आई न्यू, और ये कह रहे हैं टी.एस. एलियट कि मैं तो खड़ा हुआ सबको देख रहा था कि मैंने उस भीड़ में एक इंसान को देखा, आई न्यू जिसको मैं जानता था। एंड स्टॉप्ड हिम, और मैंने उसको रुकाया। क्राइंग स्टेटसन स्टेटसन, स्टेटसन को एक वैसे इनका एक इमेजिन्ड कैरेक्टर है कि मैंने उसको जोर जोर से कहा कि स्टेटसन रुको रुको, और फिर क्या कहते हैं उसको रुकाकर कि यू वो वर विद मी इन द शिप्स ऑफ मैले। मैले ये ईसा मसीह से पहले लड़ी गई एक जंग है जो कि रोमन के और कार्थेज के बीच में लड़ी गई थी, और रोमन ने इसमें कार्थेज को हराकर उनका शहर है कार्थेज उस पर जीत हासिल कर ली थी। ठीक है, ये माले का आपको ध्यान रखना है। तो वो स्टैटिसन को रोककर क्या कहते हैं टी.एस. एलियट, अरे तुम तो वही हो ना जो कि मेरे साथ में माले का जो शिप थे, जो पानी के जहाज है, क्योंकि वो नेवल फाइट थी तो उस समय शिप्स का यूज हुआ था, तो तुम तो मेरे साथ में माले के शिप में सवार थे ना। दैट कोब्स, तो उससे पूछते हैं फिर, अच्छा ये बताओ, दैट कोब्स योर प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन,
कि पिछले साल जो तुमने अपने बागीचे में कुछ लाशों को, कॉर्प्स मींस लाशें, कि जो लाशों को तुम्हारे बागीचे में तुमने दफन किया था, अच्छा मुझे ये बताओ, हैज इट बिगन टू स्प्राउट, क्या उनसे कुछ पेड़ पौधे निकलना शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं? ठीक है। विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या उनसे जो पौधे हैं लाशों से वो इसी साल निकलेंगे या फिर, और हैज द सडन फ्रोस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड, ये कह रहे हैं, या फिर किसी फ्रोस्ट मींस कोहरे ने या किसी और चीज ने, या फिर अचानक आए कोहरे ने उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया उन पौधों को। ओह कीप द डॉग फार हैंड्स, और अपने कुत्ते को उन लाशों के ढेर से थोड़ा दूर रखना, क्यों? दैट्स द फ्रेंड टू मैन, क्योंकि जो कुत्ते हैं वो इंसानों के दोस्त होते हैं। और विद हिज नेल्स, और अगर तुमने कुत्ते को दूर नहीं किया उनसे तो क्या करेगा वो? विद हिज नेल्स, अपने नाखूनों से, ही विल डिग इट अप अगेन, तो वो उन लाशों को खोदकर बाहर निकाल लेगा। यू, फिर ये एक लाइन है कि यू, तुम, हाइपोक्रिट लेक्चर, यहाँ पर लेक्चर मतलब रीडर आप लेंगे, कि तुम जो रीडर हो ना बहुत ज्यादा हाइपोक्रिट हो। कह रहे हैं मॉन सैम्बलेबल मींस फेलोमैन, वो अपने रीडर को अपना दोस्त बताता है कि तुम मेरे फेलोमैन, मुझे फॉलो कर रही हो। एंड मॉन फ्रेयर मींस बोलते हैं कि तुम मेरे भाई हो, फ्रेयर के माने भाई के लेंगे, कि तुम मेरे मुझे फॉलो करने वाले हो और तुम मेरे भाई हो, लेकिन फिर भी तुम कैसे हो? हाइपोक्रेट, बहुत ज्यादा हाइपोक्रेट हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। इसका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसका सेकंड सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।